नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है BHU वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि एग्जाम सब एक महीने से कम बचे हुए हैं दोस्तों, और इस टाइम आपको रिवीजन की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो हम BHU वर्ल्ड परिवार 50,000 सब्सक्राइबर पूरे होने की खुशी में आपके लिए ला रहा है दोस्तों केमिस्ट्री के फ्री क्लासेस, जिसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले इनऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक और उसके बाद फिजिकल। दोस्तों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं, मुझे तो आप सभी जानते हैं, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाकी बचे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ाने के लिए हमारे बीच मौजूद है हमारे नए मेंटर। आप उनसे जानिए उनके बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम असाटी। मैं आपको केमिस्ट्री के ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में जानकारियां दूंगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बोला आपसे कि एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक है, तो इसमें अभी मैंने मोटिवेशनल सीरीज में भी अपने बताया था कि इस टाइम में आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन और प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज। तो दोस्तों रिवीजन तो हम आपको करवा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा BHU वर्ल्ड अभी आपके लिए BSc AG, BSc बायो, BSc मैथ, BA आर्ट्स एंड सोशल के लिए लेके आई है टेस्ट सीरीज। तो दोस्तों टेस्ट सीरीज को हमारे जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि टेस्ट सीरीज से ही आपका प्रैक्टिस होगा। आपको क्वेश्चंस का पैटर्न पता चलेगा कि एंट्रेंस में कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और हो सकता है कि आपको कई सारे क्वेश्चन रिपीट्स भी मिल जाए एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में। तो दोस्तों टेस्ट सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेस्ट सीरीज के थ्रू जैसे कि BHU में इस बार CBT सिस्टम शुरू हुआ है, ऑनलाइन टेस्ट होने का। तो हमारा जब आप ऑनलाइन टेस्ट देंगे दोस्तों, तो एक एग्जाम का माहौल भी क्रिएट होगा आपके लिए, और वो आपको हेल्प करेगा जब आप सेंटर पे जाकर BHU का एंट्रेंस एग्जाम देंगे। और अब मैं आपके सामने आऊंगा केमिकल बॉन्डिंग के साथ। धन्यवाद। चलिए बात कर लेते हैं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में हम सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग शुरू करने वाले हैं। केमिकल बॉन्डिंग, तो सबसे पहले उसमें बात करेंगे दोस्तों वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से कई क्वेश्चंस आ जाते हैं एज इट इज, जैसा मैं आपको पढ़ाऊंगा नोट से एज इट इज क्वेश्चन आ जाने की बहुत सारी संभावनाएं हैं आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो मैं केमिकल बॉन्डिंग वाला जो पोर्शन है दोस्तों वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, और उसके बाद का जो ब्लॉक्स एलिमेंट्स है और कोऑर्डिनेशन है, इसको हमने अपनी कैटेगरी में रखा है पढ़ाने के लिए, उसको असाती सर आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलता है दोस्तों? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलता है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में हमको बताता है। जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स कैसे ओवरलैप करके सिग्मा या पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, उसके बारे में हमको बताता है। तो हमको दोस्तों बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ना है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। तो सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर लीनियर ओवरलैप होगा दोस्तों, अगर लीनियर ओवरलैप और या हेड टू हेड ओवरलैप होगा, तो उससे फॉर्मेशन होता है सिग्मा बॉन्ड का। तो आप ये चीज नोट कर लीजिए, लीनियर ओवरलैप और हेड टू हेड ओवरलैप, इससे फॉर्मेशन होता है दोस्तों सिग्मा बॉन्ड का। ठीक है, यस, और साइड ऑन ओवरलैप या लेटरल ओवरलैप, इससे फॉर्मेशन होता है दोस्तों पाई बॉन्ड का। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एंट्रेंस एग्जाम्स में कि कैसा ओवरलैप होता है, तो कैसे किस टाइप के बॉन्ड फॉर्म होते हैं। दोस्तों 2 टाइप के बॉन्ड मैं आपको बताऊंगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा। सिग्मा बॉन्ड की खासियतें बताऊंगा, पाई बॉन्ड की खासियतें बताऊंगा। तो सबसे पहले हम उसको कैटेगराइज करके पढ़ेंगे दोस्तों, सिग्मा और पाई बॉन्ड को कैटेगराइज करके पढ़ेंगे। यहां पे लिख देंगे सिग्मा बॉन्ड, यहां पे लिख देंगे पाई बॉन्ड। तो दोस्तों सिग्मा बॉन्ड जो होता है, सबसे पहली चीज ये मैं आपको बता देता हूं, सिग्मा बॉन्ड ही वो बॉन्ड होता है जिससे किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिसाइड होती है। तो सबसे पहला पॉइंट जो नोट करने लायक है वो सिग्मा बॉन्ड डिसाइड द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। और दोस्तों पाई बॉन्ड जो होता है, पाई बॉन्ड से ज्योमेट्री नहीं डिसाइड होती है। तो हम इसमें नीचे लिखते जाएंगे डिसाइड ज्योमेट्री, और ये नॉट डिसाइड। और दोस्तों सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, ये डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, और पाई बॉन्ड जो होता है वो नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। दोस्तों ये पॉइंट मुझे आपको ऊपर लिखना चाहिए था, ज्योमेट्री डिसाइड वाले से ऊपर पॉइंट लिखना चाहिए था, पर मैंने मिस किया, पर आप नीचे लिख लीजिए। डायरेक्शनल नेचर होता है सिग्मा बॉन्ड का, डायरेक्शनल नेचर होने की वजह से ये डिसाइड करता है कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी। और दोस्तों
जो ऑर्बिटल जो मैं अभी आपको आगे आके बताऊंगा कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं और नॉन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। तो जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो जिस फॉर्म में एक दूसरे से अरेंज्ड होते हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अरेंज होते हैं, वो डिसाइड करता है दोस्तों कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी। और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ही सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अब ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है दोस्तों वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, और ये जो होता है वो वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। फ्री रोटेशन अलाउड होता है, फ्री रोटेशन इज अलाउड। फ्री रोटेशन जो होता है मॉलिक्यूल के बीच में अलाउड होता है। मान लीजिए एक्स और वाई है, ठीक है, एक्स और वाई के बीच में अगर सिग्मा बॉन्ड बना है तो दोस्तों ये मॉलिक्यूल जो होता है वो 360 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री घूम सकता है। लेकिन अगर एक्स और वाई के बीच में डबल बॉन्ड बना है दोस्तों तो फ्री रोटेशन अलाउड नहीं होता है। ये बात हो गई, फ्री रोटेशन इज अलाउड, यहाँ पे नॉट अलाउड। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको देखनी है सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में। और आपको थोड़ा, अगर आपको थोड़ा सा और ज्यादा जानना है तो आप एनसीईआरटी को रेफर कर सकते हैं दोस्तों। एनसीईआरटी बेस्ट बुक होती है किसी भी 11-12 के लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। ठीक है, तो ये बात हो गई, फ्री रोटेशन अलाउड होता है सिग्मा और पाई बॉन्ड में। अब मैं आपको बताऊंगा कि सिग्मा और पाई बॉन्ड जो होते हैं वो बनते कैसे हैं। तो दोस्तों देखिए, सिग्मा बॉन्ड बनने के लिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर HF मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेंगे, हम H2 मॉलिक्यूल का एग्जांपल ले लेते हैं और Cl2 मॉलिक्यूल का एग्जांपल ले लेते हैं, या फिर F2 मॉलिक्यूल का, चलिए F2 का एग्जांपल ले लेते हैं। तो दोस्तों HF में क्या होता है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होगा तो वो s ऑर्बिटल में होगा, s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन में आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो आपके जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे आपके s ऑर्बिटल में और 5 इलेक्ट्रॉन होंगे आपके p ऑर्बिटल में। अब जब 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों तो p ऑर्बिटल, जो p सब शेल होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 होने चाहिए। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 5 है मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो दोस्तों p ऑर्बिटल का जो शेप होता है दोस्तों वो डंबल शेप होता है, और s ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल, परफेक्ट स्फेरिकल शेप का होता है, और p ऑर्बिटल डंबल शेप का होता है। अब 3 p ऑर्बिटल होते हैं एक p सब शेल में, वो तीनों p ऑर्बिटल एक दूसरे से 90 डिग्री के अंश पे रहते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि ये p ऑर्बिटल है डंबल शेप का, तो दूसरा जो p ऑर्बिटल होगा वो ऐसे होगा, मतलब 90 डिग्री पर। जो तीसरा p ऑर्बिटल होगा वो प्लेन के ऊपर और नीचे होगा 90 डिग्री के एंगल पे। दोस्तों p ऑर्बिटल है, फ्लोरीन का p ऑर्बिटल है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इन दोनों के बीच में हेड ऑन ओवरलैप होगा, लीनियर ओवरलैपिंग होगी। लीनियर ओवरलैप होने से दोस्तों यहां पे बन जाएगा इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और H2 के केस में क्या होगा दोस्तों, 2 s ऑर्बिटल होंगे, 2 s ऑर्बिटल ओवरलैप करके आपका सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। F2 के केस में होगा दोस्तों 2 p ऑर्बिटल्स आपका ओवरलैप करके बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड। लेकिन पाई बॉन्ड की खासियत क्या होती है दोस्तों, पाई बॉन्ड में लीनियर ओवरलैप नहीं होता है। पाई बॉन्ड में दोस्तों ये मान लीजिए 2 p ऑर्बिटल्स हैं, इनको अगर पाई बॉन्ड बनाना होगा तो ये लीनियर ओवरलैप नहीं, लेटरल ओवरलैप करेंगे, साइड वाइज ओवरलैप करेंगे। तो वो कुछ इस तरह बनेगा दोस्तों। साइड वाइज ओवरलैप करते हैं। अब कुछ और मैं बातें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं और आपको बता देना चाहता हूं कि सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है दोस्तों, कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के बीचों बीच होती है। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या होता है, फटाफट इसके बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, 2 आइटम्स का ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन, ये उसके शेल्स हैं। तो दोस्तों जो सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी होती है तो वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के बीच में होती है। लेकिन पाई बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो दोस्तों वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे पाई जाती है। ये बात आपको नोट कर लेनी है। चलिए फटाक से बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में दोस्तों, कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो मैं आपको ये बता देता हूं, हाइब्रिडाइजेशन एक थ्योरेटिकल फिनोमिनन है, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैसे भी किसी भी तरीके से हम नहीं निकाल सकते हैं, बस हम थ्योरेटिकली उसको कैलकुलेट करते हैं। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं थ्योरेटिकली। क्यों, हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की भी मदद से हम नहीं निकाल सकते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की एनर्जी, वो सिर्फ थ्योरेटिकली निकाली जा सकती है। तो चलिए, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, combination of atomic orbitals to form degenerated identical orbitals is called hybridization। ठीक है, ये चीज आप नोट कर लीजिए, वीडियो को रिवाइंड करके फिर से सुन के नोट कर लीजिए। हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं है तो हम किसी चीज को रिपीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का जो सबसे बेसिक तरीका होता है, मैं कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा आपको, बस सिंपल सा एक चीज बताऊंगा हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। वो होता है दोस्तों लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर।
लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के सम से ही निकाला जाता है हाइब्रिडाइजेशन। और लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर का जो n इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर होगा दोस्तों, तो अगर n इज इक्वल टू 2 होगा तो वो sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, n इज इक्वल टू 3 होगा तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, n इज इक्वल टू 4 होगा तो sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, n इज इक्वल टू 4 होगा तो sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। n इज इक्वल टू 4 का मतलब क्या है दोस्तों, एक s और 3 p मिलके बनाते हैं। n इज इक्वल टू 3 का मतलब एक s और 2 p मिलके बनाते हैं। n इज इक्वल टू 2 का मतलब एक s और एक p मिलके बनाते हैं। तो चलिए sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में s और p तीनों यूज हो गए। इसमें दोस्तों क्या होता है, n इज इक्वल टू 3 में क्या होता है, s और p एक s और 2 p मिलके sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाते हैं। तो उसमें एक p ऑर्बिटल जो होता है वो हाइब्रिडाइजेशन की स्टेट में नहीं आ पाता है, तो उस p ऑर्बिटल को बोलते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। और वो जो अरेंजमेंट बनता है, जो ओरिएंटेशन बनता है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का, उसके परपेंडिकुलर होता है और उस प्लेन में नहीं होता है जिस प्लेन में हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। ये बात हो गई आपकी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन निकालना आप सीख गए हैं, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं याद करना है, कहीं भी बताया जाए कोई फॉर्मूला नहीं याद करना है आपको, बस ये चीज याद करनी है कि लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर्स कितने होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में। चलिए H2O का फटाक से H2O और अमोनिया का एग्जांपल ले लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। H2O, अमोनिया और H2O, ठीक है। अमोनिया में दोस्तों बॉन्ड पेयर क्या होता है, बॉन्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो दो एटम्स के बीच में शेड होते हैं, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर। और लोन पेयर दोस्तों वो होते हैं जो जिस पे अधिकार सिर्फ एक एटम का होता है। जैसे कि हम अमोनिया के केस में देखेंगे, अमोनिया में दोस्तों नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, वो 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उस पे अधिकार सिर्फ नाइट्रोजन का होता है। तो दोस्तों इस केस में जो ये तीनों हैं ये कहलाएंगे बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर। और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर 3 1 + 1 = 4, n = 4, सो sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज हो जाता है। और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों वो आपको ये इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, ये किसी मतलब किसी भी मेटल को इलेक्ट्रॉन दे के उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना सकता है, ऐसी चीजें होती है। अब इसमें आपने कैलकुलेट कर लिया, वाटर मॉलिक्यूल का आपको स्ट्रक्चर तो पता होगा दोस्तों। वाटर के पास 2 शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो शेड होते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो वो आपके 2 हो गए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और 2 लोन पेयर्स होते हैं, 2 + 2 = 4, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका हाइब्रिडाइजेशन। फटाक से बात करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है दोस्तों, एक अलग तरीके का कॉन्सेप्ट है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से थोड़ा सा अलग, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एडवांस बोल सकते हैं, एडवांस कॉन्सेप्ट होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ये। तो चलिए अब बात करते हैं एमओटी के बारे में। एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे उसमें हमने पढ़ा था कि जो एक एटम के ऑर्बिटल्स मर्ज करते हैं और हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाते हैं, फिर वो किसी के साथ रिएक्ट करते हैं, ओवरलैप करते हैं। इसमें क्या होता है, मान लीजिए नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में रिएक्शन करके N2 बनाना है। तो दोस्तों पहले बीबीटी में क्या होता है कि नाइट्रोजन के ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स करके बनाते हैं, लेकिन एमओटी में क्या होता है दोस्तों, इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स और इसके एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें 2 केसेस बनते हैं दोस्तों। एक केस बनता है जिसमें आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से कम होता है, एक में 14 से ज्यादा होता है। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया, सबसे पहले फॉर्म हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड। अब दोस्तों ये जो px और ये px है, ये दोनों ओवरलैप करके बनाएंगे दोस्तों पाई px, पाई टू px, ठीक है। अब जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो है वो आपका z एक्सिस है, उसके अलावा जो ऑर्बिटल्स हैं p ऑर्बिटल वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे एक तरफ। अब फिर y दोस्तों ओवरलैप करके बनाएगा 2py, ठीक है। अब इसके ऊपर हो जाएगा दोस्तों पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। इसका मतलब ये पाई के एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब सबसे ऊपर हो जाएगा दोस्तों सिग्मा स्टार 2pz, ये होता है। और ये आपको ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज नोट करके रखनी है। अब चलिए ऑक्सीजन में दोस्तों कितने, O2 में कितने होते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए लोगों को लगता होगा ये दोस्तों डायमैग्नेटिक होता है, पर ये पैरामैग्नेटिक होता है। क्यों होता है उसके बारे में बात करेंगे। 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सबसे पहले भरना शुरू करते हैं दोस्तों। अब आप इसको भूल जाइए दोस्तों, आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स को भूल जाइए, क्योंकि अब वो कंबाइन होके बना चुके हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो अब आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आपको कंसीडर नहीं करना है, अब आपको इलेक्ट्रॉन्स को भरना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो दोस्तों 2
2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोस्तों। 16 इलेक्ट्रॉन्स होने के बाद इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो होते हैं अनपेयर्ड, इसीलिए O2 जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है दोस्तों, पैरामैग्नेटिक होता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं जो पैरामैग्नेटिक होते हैं वो कलर्ड होते हैं, लेकिन O2 कलर्ड नहीं होता है। इसका भी एक रीजन आप नोट कर लीजिए कि हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बीच में दोस्तों एनर्जी का डिफरेंस जो होता है वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये कलर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, होमो लुमो ये आपके अभी मतलब आपके लेवल का क्लास 11 12 के लेवल का नहीं है, आपको दोस्तों बैचलर्स में पढ़ने को मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए पूछ लिया जाता है तो आपको ये चीज टिक कर देंगे कि होमो लुमो में एनर्जी का डिफरेंस जो ज्यादा होता है। अब ये दोस्तों Z इज ग्रेटर देन 8 के बारे में बात होगी। अब Z इज लेस देन 8 के बारे में हम बात कर रहे थे, उसमें बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है दोस्तों कि उसमें जो ये आपका pz होता है, सिग्मा 2 pz होता है, उसकी एनर्जी पाई वाले से ज्यादा हो जाती है। ये आपको Z इज लेस देन 8 के लिए मतलब एटॉमिक नंबर 8 से कम है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। इसमें सिग्मा 2 pz जो होगा वो आपका इससे ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है? सिग्मा 2pz का पाई 2px और पाई 2py से ज्यादा होने का रीजन होता है दोस्तों, ये रीजन आप लोग नोट कर लीजिए, ये होता है 2s2p मिक्सिंग की वजह से ये फिनोमिनन होती है। ठीक है, बस ये बात खत्म हो गई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है दोस्तों। बॉन्ड ऑर्डर कुछ नहीं होता, बॉन्ड ऑर्डर बस बहुत बेसिक सी चीज है। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम, और बॉन्ड ऑर्डर में पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड दोनों कंसीडर होते हैं। जैसे कि N2 का एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। N2 में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और दोस्तों इस केस में क्या होता है, N2 के बीच में, जैसा कि आपको N2 का स्ट्रक्चर तो आपको पता होगा, N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, N ट्रिपल बॉन्ड N, इसके बीच में कितने बॉन्ड आपको दिख रहे हैं दोस्तों? 3 बॉन्ड है इसके बीच में, एक सिग्मा है, 2 पाई है, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 3। ठीक है, अब बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू होता है NB माइनस NA अपॉन 2। NB का क्या मतलब होता है? NB मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, NA का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ये आपको जब भर रहे होंगे तो उस टाइम आपको ये कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं। अगर मान लीजिए बॉन्ड ऑर्डर दोस्तों 0.5 आया है, बॉन्ड ऑर्डर आपका फ्रैक्शनल आया है। फ्रैक्शनल अगर बॉन्ड ऑर्डर है दोस्तों तो वो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो जाएंगी। अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आया है, 0.5 अगर बॉन्ड ऑर्डर है तो वो फीबली स्टेबल मॉलिक्यूल होगा। फीबली स्टेबल का मतलब बहुत ही कम स्टेबल होगा। और दोस्तों अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आया है, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, ये आपकी बात हो गई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। अब जल्दी से हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों फजान रूल के बारे में। ये इकलौता इंपॉर्टेंट टॉपिक है फजान रूल के बाद दोस्तों आपका ये केमिकल बॉन्डिंग का ये जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर या फिर जो कह सकते हैं कि आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लेक्चर है वो खत्म हो जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं फजान रूल के बारे में। फजान रूल के बारे में हम हल्का सा बात करेंगे दोस्तों। फजान एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये चीज बोली थी कि कोई भी कंपाउंड होता है वो 100% आयनिक नहीं हो सकता है। कोई भी कंपाउंड है, कोई भी आयनिक कंपाउंड है, चाहे वो NaCl है, चाहे वो LiCl तो खैर कोवैलेंट ही होता है, NaCl, LiCl, KCl, सीजियम क्लोराइड, इसमें से दोस्तों कोई भी कंपाउंड जो है वो 100% आयनिक नहीं होता है। उसके पास कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर्स होते हैं। अब उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा कि क्यों होते हैं। दोस्तों क्या होता है कि कोई भी आयनिक कंपाउंड होता है, जैसे मान लीजिए, चलिए हम एग्जांपल ले लेते हैं NaCl का। हम NaCl की एग्जांपल ले लेते हैं। NaCl में क्या होता है दोस्तों, जब आपका सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सोडियम प्लस आयनाइज होता है, वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एक्सेप्ट करता है दोस्तों, उसके बाद उनका लैटिस बनता है और क्रिस्टल बनता है। तो दोस्तों क्या होता है, मान लीजिए सोडियम प्लस है, ये Cl माइनस है, ठीक है। अब सोडियम प्लस का साइज जो होता है दोस्तों वो छोटा होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और Cl माइनस का साइज जो होता है दोस्तों वो बड़ा होता है। अब क्या होता है,
ये जो पॉजिटिव आयन होता है, जो कैट आयन होता है दोस्तों, वो एन आयन की इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके चारों तरफ होते हैं दोस्तों, एन आयन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं दोस्तों, उसको वो अपनी तरफ खींचता है। अपनी तरफ जैसे खींचना शुरू करता है, जैसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कैटायन अपनी तरफ खींचना शुरू करता है दोस्तों, उसके अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर्स आने लगते हैं। और इसी की वजह से कोई भी कंपाउंड जो होता है वो 100% आयनिक नहीं होता है। अब कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो पोलराइजेशन, अब इस फिनोमेना को बोलते हैं पोलराइजेशन। जो कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को अपनी तरफ खींचता है, इसको पोलराइजेशन बोलते हैं दोस्तों। अब कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर आयनिक कैरेक्टर कम होगा दोस्तों? तो मैं आपके एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि कैटायन का साइज, जो कैटायन का साइज होगा वो कम होना चाहिए और एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे अगर आपको मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि NaCl और KCl के बीच में कौन ज्यादा कोवैलेंट होगा, तो वो ज्यादा कोवैलेंट होगा जिसमें पोलराइजेशन ज्यादा होगा। पोलराइजेशन ज्यादा होगा दोस्तों NaCl में, क्योंकि Na+ का साइज K+ के साइज से छोटा होता है और ये Cl- के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ स्ट्रांगली खींचेगा। तो दोस्तों ये आपका फजान रूल भी कंप्लीट हो गया। ये हमने केमिकल बॉन्डिंग की बेसिक जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थी उसके बारे में हमने बात कर ली। अब अगले टर्म पे आपको असाती सर मिलेंगे ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ। धन्यवाद।